डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमारे पास में कोलिजन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अवेलेबल है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। टू irregular bodies as shown collide with each other and stick to each other after collision। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। देखिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमारे पास में दो इरेगुलर बॉडीज हैं जिनका शेप कुछ भी हो सकता है, रैंडम शेप है इनका। इनके मासेस हैं m1 और m2, ये दो बॉडीज हैं। इनकी वेलोसिटीज वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर। आगे जाके इनका कोलिजन हो जाता है और हमको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये कोलिजन के बाद में दोनों बॉडीज एक दूसरे से चिपक जाती हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि कोलिजन के बाद में इनकी वेलोसिटी क्या होगी दोनों बॉडीज की। दूसरा पार्ट हमसे ये पूछा गया है कि कोलिजन के दौरान जो भी कुछ लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी, उस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलाउंग हमको एक यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास में ये दो बॉडीज हैं, इनका आगे जाके कोलिजन होगा और हमको दिया हुआ है कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से चिपक जाती हैं। यानी कि इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी। है कि नहीं? तो कोलिजन के इमीडिएटली पहले और कोलिजन के इमीडिएटली बाद हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। कोलिजन के इमीडिएटली पहले और इमीडिएटली बाद ये v1 वेक्टर और v2 वेक्टर जो वेलोसिटीज दी हुई हैं, ये आप मान के चलिए कि कोलिजन के इमीडिएटली पहले हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में ये। फाइनल वेलोसिटी जो भी कुछ होगी वो दोनों की सेम होगी। तो हमने मान लिया वी फाइनल वेक्टर है, तो हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम पहली बॉडी का हो जाएगा m1 इंटू वी फाइनल वेक्टर प्लस m2 इंटू वी फाइनल वेक्टर। तो यहां से हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से वी फाइनल निकाल लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका पार्ट ए तो कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है पार्ट बी। ठीक है, तो हमको उसमें बताना है कि यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा। तो देखिए, पार्ट बी को हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट होती क्या है। मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे लाइन ऑफ इम्पैक्ट इस टर्म को तो बहुत यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी टेक्निकल डेफिनेशन उनको पता नहीं रहती है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब होता है वो लाइन जिसके अलोंग दो कोलाइडिंग बॉडीज एक दूसरे के साथ में इम्पल्स को एक्सचेंज करती हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो जब इन दोनों का कोलिजन होगा, तो क्योंकि ये बॉडीज इरेगुलर हैं, तो हमको पता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होती है वो दो कोलाइडिंग बॉडीज के कोलिजन के दौरान जो उनपे एक दूसरे के द्वारा नॉर्मल कांटेक्ट एक्सर्ट किया जाएगा, उस नॉर्मल के डायरेक्शन में ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट आएगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में इम्पल्स का एक्सचेंज होगा। लेकिन ये बॉडीज इतनी इरेगुलर है कि इसके अंदर हमको नॉर्मल कांटेक्ट का डायरेक्शन निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम नॉर्मल कांटेक्ट का डायरेक्शन निकाल करके, इम्पल्स वेक्टर निकाल करके, और फिर हम यूनिट वेक्टर अराउंड द लाइन ऑफ इम्पैक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। है कि नहीं? क्योंकि ये इरेगुलर बॉडीज हैं, इनके शेप और कॉन्फ़िगरेशन का हमें कोई आइडिया नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच लेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले अपने आप से ये पूछेंगे कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट होती क्या है, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज अ लाइन along which bodies exchange impulses with each other during the collision। ठीक है ना? जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, तो वो जिस लाइन के अलोंग कोलिजन के दौरान एक दूसरे के साथ में इम्पल्स एक्सचेंज करती हैं, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहली वाली बॉडी के ऊपर जो इम्पल्स आता है वो है I1, दूसरी वाली बॉडी के ऊपर जो इम्पल्स आता है वो है I2। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको पता है कि I1 विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ I2 वेक्टर। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, I1 वेक्टर और I2 वेक्टर। है कि नहीं? क्योंकि जितना इम्पल्स पहली बॉडी के कारण दूसरी बॉडी पे आएगा, उतना ही इम्पल्स दूसरी बॉडी के कारण पहली बॉडी पे आएगा। ठीक है, अब हम पहली बॉडी को कंसिडर करते हैं। पहली बॉडी के ऊपर कितना इम्पल्स आया होगा। तो हमको पता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम केवल पहली बॉडी के ऊपर चेंज इन मोमेंटम निकालें, तो वही हमको इम्पल्स वेक्टर मिल जाएगा पहली बॉडी के ऊपर। तो पहली बॉडी के ऊपर जो इम्पल्स होगा वो होगा m1 इंटू वी फाइनल माइनस m1 इंटू v1, जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी। इसी के डायरेक्शन में आ जाएगा इम्पल्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो अगर हमको इम्पल्स मिल गया फर्स्ट बॉडी का, तो उसका अगर हम यूनिट वेक्टर ले लेंगे, तो हमको लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है, और यही माइनस ऑफ I2 के बराबर होगा। ठीक है, तो I1 वेक्टर के अंदर हमने वी फाइनल की वैल्यू रख दी। तो जब आप वी फाइनल की वैल्यू रखते हो, तो आपके पास में I1 वेक्टर की वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, तो और देखते हैं। तो हमको पता है कि I1 वेक्टर जो होगा वो नेगेटिव ऑफ I2 वेक्टर के बराबर होगा। तो इनकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ये है इम्पल्स ऑन बॉडी वन, m1 के ऊपर ये इम्पल्स। ठीक है, तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा। सो यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट विल बी, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हमने प्लस माइनस क्यों लगा दिया,
क्योंकि हमसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो एक लाइन है, वो कोई वेक्टर नहीं है। तो उसके अंदर आप एक सर्टेन डायरेक्शन में और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हो, इसलिए हमने प्लस माइनस लिख दिया यहाँ पर। इसी तरीके से आप यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट को प्लस माइनस I2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ I2 से भी डिफाइन कर सकते हो। ये दोनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि एक वैसे भी एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, I1 और I2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाती है, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ये है यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है पार्ट बी। पार्ट ए तो बच्चे फिर भी कर लेते हैं, पार्ट बी के अंदर उनको क्लैरिटी नहीं रहती, तो वहां पे वो अटक जाते हैं। ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, एक ओरिजिनल क्वेश्चन है जो मैंने कई सालों पहले बनाया था। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।